अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद एक बार फिर पार्लियामेंट ने फर्ज देने से इनकार कर दिया है। जुमे को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और वजारत खजाना को हुक्म दिया था कि वह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को जारी करे और बाद में वफाकी हुकूमत आइन के आर्टिकल 84 के तहत इसकी कौमी असम्बली से मंजूरी ले ले और 17 अप्रैल को यानी आज इस हुक्म की तामील करके 18 अप्रैल यानी कल सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाए। लेकिन आज एक बार फिर कौमी असम्बली ने पहले ही ये पैसे जारी करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना ने फंड जारी न करने की सिफारिश की थी और कौमी असम्बली ने इस सिफारिश की मंजूरी दे दी है। यानी पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर आमने सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल के फैसले में हुकूमत को हुक्म दिया था कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को फराहम करे। वफाकी हुकूमत ये मामला कौमी असम्बली में ले गई थी, जिसने हुकूमत को फंड जारी करने से रोक दिया था। फिर 14 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक के हुक्काम को बराह रास्त फंड जारी करने का हुक्म दे दिया था, मगर इन फंड्स का इजरा भी कौमी असम्बली ने रोक दिया है। इस मामले पर आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास हुआ, जिसमें कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक ने कमेटी को बताया कि हमने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रकम मुख्तस की है, लेकिन इजरा का इख्तियार स्टेट बैंक के पास नहीं है। फंड्स मुख्तस करने से पैसे अकाउंट में ही मौजूद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया, हम पेश हुए, हमने बता दिया कि हम पैसे मुख्तस कर सकते हैं, मगर इजाज़त वजारत खजाना देगी। इसके बाद आज ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें काबीना ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की समरी पार्लियामेंट को भेज दी। और फिर आज ही कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें कायमा कमेटी की फर्ज जारी न करने की सिफारिश मंजूर कर ली गई। इस पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्वीट्स में लिखा है कि आइन इस ज़िम्न में वाज़ेह है कि इलेक्शन के अखराजात पर पार्लियामान को कदगन का कोई हक हासिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्टेट बैंक का अभी तक फंड जारी ना करना हुक्म अदुली के जमरे में आता है और सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम और काबीना के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करे और उनकी अदालत के हाथों नाअहली का शौक पूरा करे। इस सारी सूरत हाल पर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा था कि स्टेट बैंक के जो अफसरान इलेक्शन कमीशन को रकम अदा करेंगे उन्हें रिकवरी का सामना करना पड़ सकता है, जितना मर्जी जोर लगा ले। पंजाब में इलेक्शन 14 मई को नहीं होंगे। ऐसी पेमेंट करने वाले को रिकवरी पड़ सकती है और कहीं ऐसा ना हो कि पेमेंट करने और करवाने वाले जो है बाद में सारी जिंदगी जो है उस रिकवरी को भुगतते रहें। ऐसा होने के बड़े वाज़ेह चांसेस हैं कि जो लोग पेमेंट करेंगे कल को उसके जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। ये जितना मर्जी जोर लगा लें, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे, केयर टेकर सेटअप के तहत होंगे और इसी साल होंगे। मई में अगर नहीं होते तो अक्टूबर भी कोई ज्यादा दूर नहीं है। दूसरी तरफ पार्लियामेंट के कानून पर अदालती हुक्म इम्तना के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल ने कल मुल्क भर में यौम सियाह मनाने का ऐलान किया है। पाकिस्तान बार काउंसिल, सूबाई बार काउंसिल्स, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदों का आज इजलास हुआ है, जिसमें मुशावरत के बाद एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता 20 सालों से वकला बिरादरी मुस्तकिल ये मुतालबा कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के 1980 के कवायद में चीफ जस्टिस के सूमोटो के मुस्तकिल इस्तेमाल के इख्तियारात से मुतालिक तरमीम की जाए। बेंचेस की तश्कील के हवाले से चीफ जस्टिस के जवाबदीदी इख्तियारात में तरमीम की जाए और आर्टिकल 184 के तहत होने वाले फैसलों पर अपील का हक दिया जाए। एलामिया के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदों का ये नुक्ता नज़र है कि मुजव्विज़ा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पार्लियामेंट ने वकला बिरादरी की मुत्तफिका और मुस्तकिल राय पर मंजूर किया है और ये मुजव्विज़ा एक्ट मुफाद आमा को पूरा करेगा और अदलिया की आज़ादी के उसूल को आगे लेकर बढ़ेगा। एलामिया के मुताबिक मुजव्विज़ा एक्ट के मौरिज़े वजूद में आने से पहले उस पर एक ऐसे बेंच की तरफ से ऑर्डर पास कर दिया गया और उसे मुअत्तल कर दिया गया जिसमें चीफ जस्टिस की पसंद के जजेस शामिल थे और इस बेंच में सीनियर जजेस को नहीं रखा गया था। ऐसे ऑर्डर को वकला बिरादरी कभी तस्लीम नहीं करेगी। एलामिया के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदों की राय है कि सियासी मसाइल और बहरान को हमेशा बाहिमी गौर व फिक्र से सियासी जमातों की तरफ से हल होना होता है, ना कि कोर्ट ऑफ लॉ के जरिए हल होना होता है। सुप्रीम कोर्ट से अपील की जाती है कि वो सियासी बहरान में इजाफा करने से मुतालिक एहतियात का मुजाहरा करे और सियासी जमातों को अपने मसाइल हल करने के लिए वक्त दे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट एंड प्रोसीजर एक्ट को मुअत्तल करने का फैसला वापस ले और अगर ऐसा नहीं किया गया तो बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस के मुंतखब नुमाइंदे मजबूर हो जाएंगे कि वो वकला बिरादरी को जमहूरियत और आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दें और तमाम सूबों के दारुल हुकूमत में वकला कॉन्फ्रेंसिस का इनेकाद करें। एलामिया के मुताबिक ये कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट एंड प्रोसीजर बिल एक्ट को मुअत्तल करने पर 18 अप्रैल के दिन को एक सियाह दिन के तौर पर मनाने का ऐलान करती है।
सारी सूरत पर बात करेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। तारर साहब ज़ाहिर पहले फैसला हुआ, अदालत ने तो जो तौहीन की बात हो रही थी कि शायद काबीना को या वज़ीर आज़म को तौहीन का नोटिस सर्व कर दिया जाए, उसके बजाय एक और रास्ता अपनाया और वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक को अहकाम जारी कर दिए और कहा बाद में पार्लियामेंट का अप्रूवल हो जाएगा। आज काबीना की तरफ से तो बात आगे बढ़ाई गई और पार्लियामेंट का फिर कवर लिया गया, पार्लियामेंट ने फिर मुस्तरद कर दिया। कि आपको यकीन है कि काबीना को और वज़ीर आज़म को किसी भी तौहीन से आप बचाने में कामयाब हो गए हैं और पार्लियामेंट और अदालत ही आमने सामने खड़े हैं? बहुत शुक्रिया शाहज़ेब साहब। पहली बात तो ये है कि अदालत और पार्लियामेंट आमने सामने नहीं खड़े। हर इदारे को चाहिए कि जो आईन पाकिस्तान एक तरीक़ाकार वज़ा करता है वो अदारा अपनी हदूद में रह के ऐन उसके मुताबिक काम करे। जहाँ तक फ़ेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड का ताल्लुक़ है, मासवाए चार्ज्ड एक्सपेंडिचर के जिनका ज़िक्र आर्टिकल 81 में बड़ी वजाहत से कर दिया गया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान की तनख्वाहें और उनसे मुतल्लिक़ा अखराजात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान की तनख्वाहें और उनसे मुतल्लिक़ा अखराजात, इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर और मेंबरान की तनख्वाहें और उनके दफ्तर के अखराजात, और इसी तरह कौमी असम्बली और सेनेट के सेक्रेटेरिएट और चेयरमैन स्पीकर की तनख्वाहें और उनके अखराजात हैं। इसके अलावा चार्ज्ड एक्सपेंडिचर जो भी होगा वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए बनेगा या आइन में कहीं और दर्ज किया गया होगा। आपको याद होगा कि जब पहले ये मामला शुरू हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ़ंड्स जो है फेडरल गवर्नमेंट मुख्तस करे, तो फेडरल गवर्नमेंट एक डिमांड के लिए एक्ट बनाने के लिए लेके गई थी कि बजट हम दे चुके थे, हमारा ख़्याल था कि इंतखाबात 2023 में होने हैं, इस दफ़ा सिर्फ 5 अरब की एलोकेशन थी, अब 21 अरब और मांग लिया गया, बल्कि 43 अरब मांगा गया था एक स्टेज पे। तो आप इस एक्ट के ज़रिए हमें इख्तियार दें कि इसे वन टाइम लॉ बना के चार्ज एक्सपेंडिचर की मद में कर दिया जाए ताकि उस पर वोट ना कराना पड़े। लेकिन कौमी असम्बली ने वो तजवीज़ रद्द कर दी, फ़ाइनेंस कमेटी ने भी उसे रद्द किया और सेनेट की जो एडवाइज़री उसमें एक किस्म का रोल है, सेनेट की फ़ाइनेंस कमेटी ने भी उसे रद्द किया। दोबारा अदालत ने सेक्रेटरी ख़जाना को कहा कि स्टेट बैंक को कहा कि आप 21 अरब रुपया जारी करेंगे सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय फाइनेंस डिवीज़न, और AGPR को शायद हदायत जारी की और इलेक्शन कमीशन को वसूल होने थे। और साथ सुप्रीम कोर्ट को पता था कि सारी एक्सरसाइज जो है ये वफाकी हुकूमत और असम्बली की अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकती, तो उन्होंने कहा कि उसके बाद फिर एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल ले ली जाए। आइन के आर्टिकल अगर 82 क्लॉज 2 को देखें और फिर आइन के आर्टिकल 84 को पढ़े तो बिल्कुल वजाहत के साथ ये दर्ज है कि जो चीज़ें एलोकेटेड, जो फंड्स एलोकेटेड नहीं हैं और अगर किसी हेड में नए सिरे से या उसमें इजाफे के लिए रकम दरकार है तो उसके लिए आपको कौमी असम्बली से इजाज़त लेना है। फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड की जो एक तरह से जो ट्रस्टी है मगर ऐवान है, मगर तारर साहब ये होता है ना कि हुकूमत बजट देती है, उसके बाद पूरे साल में बहुत सारे ऐसे हेड्स होते हैं जिसमें जो एलोकेटेड होता है उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है, वजारतें खर्च कर लेती हैं, बाद में पोस्ट अप्रूवल पार्लियामेंट से ले लिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा दफ़ा होता है। इस दफ़ा भी अदालत ने वो रास्ता अपनाने को कहा, मगर आपने पहले वो रास्ता बंद कर दिया और आज पार्लियामेंट से कहा नहीं मुस्तरद करते हैं। तो अदालत, आपको लगता है कि वो रास्ता बंद हो गया या अदालत एक नया रास्ता कल निकाल लेगी और वजारत ख़जाना या स्टेट बैंक को कोई नए अहकाम जारी किए जा सकते हैं? नहीं, रास्ता बंद नहीं किया गया। देखिए शाह साहब, कुछ चीज़ें दीवार पे लिखी होती हैं। कौमी असम्बली ने जिस तरह से ये सारे केस को डील किया गया और जो पहले 4 जज साहबान के फ़ैसले की जिस तरह से बेतौकीरी की गई, मैं ये कहूँगा, और जिस तरह से जो मिनॉरिटी का डिसीजन था उसको ऑर्डर ऑफ कोर्ट के तौर पे हुक्म जारी किया गया। मैं तो ऑन रिकॉर्ड हूँ, मैंने तो 20 मिनट के अंदर अंदर ये राय दी थी और लोगों ने इस पर हंसे थे। यही फवाद चौधरी साहब छोटे भाई हैं मेरे, लेकिन ज़रा ज़ुबान उनकी ज़रा ज़्यादा दराज है। उन्होंने कहा जी इन्हें को रूहें नज़र आई हैं, जज तो नहीं थे वहाँ पे। फिर वक्त ने बताया कि 4 जज साहबान ने तफसीली फ़ैसले जारी किए रीज़न और लॉजिक के साथ, और उन्होंने कहा कि हमने कहा कि ये पटिशन काबिल समात नहीं है और ये सुओ मोटो नोटिस का या ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का केस नहीं है। तो कौमी असम्बली ने एक करारदाद भी पास कर रखी है जिसमें उन्होंने हुकूमत वक्त को, फेडरल गवर्नमेंट को हुक्म दे रखा है कि कौमी असम्बली की नज़र में फ़ैसला 4-3 वाला है, तो आपने 3 जजेस वाले फ़ैसले पे अमल दरामद नहीं करना जब तक ऐवान की आपको इजाज़त ना हो।
ये मामला भी फाइनेंस कमेटी ने इसलिए सुओ मोटो टेकअप किया कि मीडिया में जब रिपोर्ट्स आई कि उन्हें हुक्म दिया गया कि वो फंड्स लेके जाएं, एक बात लिखी पड़ी है कि वजारत ख़जाना ऑन इट्स ओन नहीं कर सकती, उन्हें भी फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होती है। फेडरल गवर्नमेंट ने ये बेहतर जाना कि हम ये डिमांड कौमी असम्बली के सामने रखते हैं। वो मौक्कर ऐवान है, आइनी शिक्कों के मुताबिक और आइनी मैंडेट के मुताबिक ये छोटी रकम नहीं है, कोई 10-20 हज़ार, 20 लाख, 2 करोड़, 10 करोड़ नहीं है, 21 अरब की रकम है। इसीलिए तो अगर आप आज काबीना में ये पोजीशन ले सकते थे कि जी हम ना उस फैसले को मानते हैं ना उसके कॉन्सिक्वेंस में होने वाले ऑर्डर्स को मानते हैं, क्योंकि हम तो 4-3 का फैसला मानते हैं, मगर फेडरल गवर्नमेंट ने ये मामला पार्लियामेंट में भेज दिया। जिसका मैं कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने हुए ना, आपने अपने आप को तो कंटेम्प्ट से बचा लिया, मामला पार्लियामेंट में भेज दिया कि जी करना है कंटेम्प्ट तो पार्लियामेंट को कर दे सुप्रीम कोर्ट। नहीं, इसलिए कि आईनी मैंडेट जो है वो नेशनल असम्बली को है, वो फेडरल गवर्नमेंट को नहीं। इसी सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, इसी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफ़ा इम्पेक्स के केस में, जिसके बाद के पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत किसी और तरह से चलाना पड़ रहा है वफाकी हुकूमत को, हर मामला जो है वो काबीना में ले जाना पड़ता है और फिर उसे असम्बली में लेके जाते हैं। इसी अदालत ने कहा कि आप फाइनेंशियल मैटर्स में एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल्स नहीं करेंगे और आप पहले इजाज़त लेंगे फिर खर्च करेंगे। कई मामलात में होती हैं इस रीज़नेबल एक्सपेक्टेंसी पे कि ये जब भी जाएगा अप्रूव हो जाएगा। शाहजेब, जब कौमी असम्बली पहले अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर चुकी है, ये 21 अरब रुपया क्या काबीना से ये बरामद होने थे बाद में? क्या सेक्रेटरी ख़जाना और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक के अकाउंट्स में से ये रकम पूरी होनी थी? 30 जून तक अगर इसकी एक्स पोस्ट फैक्टो नहीं होती तो एक नया माली और आइनी बहरान था। तो इसको बेहतर था कि इसको पहले उनकी इस पर वोट और इसकी राय ली जाती। जब ये मामला कौमी असम्बली के सामने गया है, उन्होंने फाइनेंस कमेटी की रिपोर्ट को भी अप्रूव कर दिया और उन्होंने ये जो ग्रांट के लिए मोशन गई है, सप्लीमेंट्री ग्रांट की मोशन, इस मोशन को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज उन्होंने कहा कि हम तो इस पर पहले डिलिबरेट कर चुके हैं। तो दिस इज़ द मैटर। अब देखें, कोई चीज़ हमने तो ना आइन से ना कानून से हट के की है। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोर्ट को भी ऑर्डर्स पास करते हुए जो आइन है, कम से कम जो उसकी स्कीम ऑफ लॉ है, उसको सामने रखना चाहिए और ऑर्डर्स ऐसे हों जो कि काबिल अमल हों और आइन की रूह के मुताबिक, क्योंकि जज साहबान ने भी ओथ लिया है कि उन्होंने प्रोटेक्ट करना है। मगर जज साहबान की रीडिंग नजर आ रही है ना, जिन्होंने ये केस सुना है कि जी उनकी रीडिंग ये है कि जी आइन ने मैंडेट दिया है और आइन ने इस बात को लाजमी करार दिया है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात हों और वो लिमिट पहले ही क्रॉस हो गई है। उसके लिए वो सारा का सारा अब ये अहकाम जारी कर रहे हैं। ज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा के लिए नहीं कर रहे हैं उस तरीके से जिस तरीके से पंजाब के लिए कर रहे हैं, मगर कर रहे हैं। तो कल क्या स्टेट बैंक को या वजारत खजाना को किसी सूरत नए कामात का सामना नहीं करना पड़ सकता है, कंटेम्प्ट का सामना नहीं करना पड़ सकता है? आप इस बात में कॉन्फिडेंट हैं कि कल उन्हें कामात मिलेंगे और वो फंड नहीं जारी कर देंगे? देखिए शाहजेब, दो चीज़ें हैं। आइन के आर्टिकल 224 की एक क्लॉज है जिसमें 90 दिन का जिक्र है और आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में जाके देखें, इंतखाबात हमेशा इकट्ठे हुए हैं। 1988 में जनरल ज़िया-उल-हक ने पहले जुनेजो साहब की असम्बली तोड़ी, उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि सूबों की असम्बलियाँ भी तोड़नी चाहिए, वो डिज़ोल्व की। फिर इलेक्शंस होने थे अगस्त में, वो ना हुए, जहाँ इलेक्शन नवंबर में हुए को 5.5 माह के बाद। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली 2007 में अक्टूबर 12 को या 11 को डिज़ोल्व कर दी गई थी और उसके इलेक्शंस जाके हुए थे फरवरी में और वो 4-5 माह वहाँ पे 5 माह के करीब केयर टेकर गवर्नमेंट सी रही थी और इलेक्शंस इकट्ठे हुए थे। देखिए, आप एक शिक को इन्फोर्स करने के लिए पूरे आइनी स्कीम को अगर ख़राब करेंगे या आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे, आइन का आर्टिकल 224, आज कहीं पे बात हो रही थी जी ये कहाँ पे लिखा है इलेक्शन इकट्ठे होने हैं? भाई लिखा इसलिए है कि 224 की पूरी स्कीम पढ़े। 218(3) में इलेक्शन कमीशन को हुक्म है कि आपने आज़ाद, शफाफ, मुनसफाना इलेक्शन करवाने हैं, माहौल एक जैसा हो, केयर टेकर सेटअप्स हों। इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 59 कहता है कि इलेक्शन कौमी और सूबाई असम्बली के एक टाइम पे होंगे। हमारी जो ट्रेडिशन और रवायात हैं 1970 से लेके आज तक, जब से ये पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम राइज हुआ है, सही मानों में कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन में पहले 3 दिन का फ़र्क होता था, वो फ़र्क भी ख़त्म कर दिया गया और 1997 से 1 रोज़ को हो रहे हैं। तो क्या इन बातों का ख्याल नहीं? एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट 63A की तशरीह करते हुए वो पीछे जाती है और आर्टिकल 17 को उठा के उसके साथ पढ़ देती
लेती है और कहती है कि इसे रीड इन करना है, और 63A की तशरीह करते हुए कहते हैं ये फंडामेंटल राइट है, उसको साथ मिला के पढ़े, और ये पार्टी का ट्रस्ट है, उसको आप डिस्चार्ज इस तरह से करेंगे, तो 224 को इंटरप्रेट करते हुए एक अकेली शिक को उठा लिया और बाकी शिकों को भूल गए। फंड एलोकेट करते हुए 224 आर्टिकल की एक शिक 90 रोज़ वाली याद रही, लेकिन आर्टिकल 72, 73, आर्टिकल 81, आर्टिकल 82, 84 जो है वो सारा भूल गया। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में चार्ज एक्सपेंडिचर के अलावा जितना एक्सपेंडिचर है वो कौमी असम्बली की इजाज़त के बगैर नहीं दिया जा सकता, और ये बात पिछले राउंड ऑफ लिटिगेशन में तय हो गई थी कि इलेक्शन करवाने का जो खर्चा है वो चार्ज नहीं है। तो अब जो मसला है वो इख्तलाफात तो सारे बढ़ते ही जा रहे हैं ना। एक और मामला हुआ, आप लोगों ने एक बिल पास किया, उसके कानून बनने में भी टाइम बाकी है, मगर अदालत ने पहले ही कह दिया कि उस पर अमल दरामद हो नहीं सकता है और 2 मई तक उसकी समाअत रख दी है। 2 मई तक क्या करेगी हुकूमत, क्योंकि उसे भी पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दिया था कि जी हम इस अदालत का ये फैसला नहीं मानते हैं, तो क्या नोटिफाई कर दिया जाएगा 20 अप्रैल को जैसे ही उसकी मुद्दत पूरी होगी कि जी अब यह कानून है और इन फील्ड है? ये बिल्कुल, जब भी उसकी मुद्दत पूरी होती है या उससे पहले सदर मुमलिकत जब उसे असेंट देंगे, तो वो कोई और सूरत नहीं है आईने पाकिस्तान में आर्टिकल 75 के ताबे उसने नोटिफाई होके एक वैलिड लॉ के तौर पे आ जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इट शैल नॉट टेक इट्स इफेक्ट। आज मुझे ये बताएं कि पार्लियामान तो मान लिया कि सियासी चपकलिश है, डिवाइडेड है, पोलराइजेशन है, आमने सामने आ गए हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल 1, सिंध बार काउंसिल 2, बलूचिस्तान 3, खैबर पख्तूनख्वा 4, पंजाब बार काउंसिल 5, छठी बार काउंसिल इस्लामाबाद की बार काउंसिल, ये आज सारे उनके जो वाइस चेयरमैन और चेयरमैन एग्जेक्टिव मौजूद थे। 12 हाई कोर्ट्स में से 11 हाई कोर्ट्स के जो अहदेदारान सदर सेक्रेटरी साहिबान मौजूद थे, कुछ हाज़िर थे, कुछ वो उस पर जूम पे थे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की 17 रुकनी काबीना में से 10 लोग वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने जो रेजोल्यूशन पास की और आपने अपने इंट्रो में उसको एक कुछ नकात पेश किए, क्या वो भी फरीक हैं? क्या उनकी भी सियासत में मुखालफत है इमरान खान साहब से? क्या वो मुआफ़िक हैं किसी एक जमात के? वो तो वो लोग हैं जिनके कंधों पे सवार हो के हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने उस वक्त के जो थे वो तहरीक चलाई थी, और उन्होंने आज जितना बयान सख्त दिया आपने देखा होगा। उन्होंने कहा है कि हमें मायूसी हुई है और हम इस बात की मज़म्मत करते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड मैनर में कानून को नाफिज होने से पहले जो है वो रोक दिया गया। एतजाज़ एहसन केस में 7 रुकनी बेंच का फ़ैसला था। उसके अलावा डॉक्टर मुबशर हसन केस में 17 जज साहबान बैठे थे। NRO जैसे कानून को, जिसको आज भी ताने के तौर पे लिया जाता है, NRO को स्टे नहीं किया था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि लेजिस्लेशन को स्टे नहीं किया जाता। मेरे लिए बतौर वकील के ये बहुत तकलीफ़देह मराहल से हम गुज़र रहे हैं, और ये बड़ा एक ऐसा फ़ैसला है जो मैं आपको आज ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि ये स्याह हरूफ में लिखा जा चुका है। ये फ़ैसला अभी भी वक्त है कि सुप्रीम कोर्ट इसे रिविज़िट करे, पाकिस्तान भर की वकला बरादरी की बात सुने। वैसे मगर अगर वहाँ पे 10 लोग नजर आ रहा है कि बार काउंसिल से पहले भी काफ़ी मामलात पर एहतजाज किया है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने वो नहीं सुना है। पार्लियामेंट ने भी काफ़ी बातें की हैं, नहीं सुनी गई हैं। तो अब होगा क्या? जब वो लॉ तो बन जाएगा मगर उसका इफेक्ट तो होगा नहीं, तो फिर क्या हो रहा होगा सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में तो वही हो रहा होगा ना जो चीफ जस्टिस साहब कह रहे होंगे, तो बाद में रिव्यू, अपील, जिस चीज़ का आप सोच रहे थे वो तो कुछ भी नहीं हो पा रहा होगा ना। मेरी बात सुने शाहज़ेब साहब, फ़ैसले वो होते हैं जो काबिल अमल हों, फ़ैसले वो होते हैं जिनकी मॉरल अथॉरिटी भी हो। कितने फ़ैसले हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट्स ने किए, कईयों पे अमल दरामद नहीं हुए। कालाबाग डैम बनाने का फ़ैसला भी हुआ था लाहौर हाई कोर्ट में, हुक्म दिया गया था कि कालाबाग डैम बनाया जाए और रिपोर्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिया मीर भाषा के लिए वो फंड रेजिंग का करके वो अब रकम कहाँ पड़ी है, कुछ समझ नहीं आ रही। मगर इस केस में तो नजर आ रहा है कि कानून साजी वो होती है जो काबिल अमल हो। शायद मॉरल अथॉरिटी ना हो सुप्रीम कोर्ट के पास, मगर इस वक्त काबिल अमल होना तो उन्हीं के हाथ में है। वो नहीं करेंगे अमल, वो नहीं बनाएंगे 3 रुकनी कमेटी अगले बेंच बनाने के लिए और सुमोटो के लिए। इस वक्त तो काबिल अमल होना आपकी बजाय सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। मैं अर्ज़ कर दूं, देखें फिर ये तो मुतलक़ल अनानियत है ना, ये तो फिर जुडिशल डिक्टेटरशिप है। मैं तो बिल्कुल ये खुल के बात करूंगा, और आज पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम 21वीं सदी में हैं। आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ, अदालतें कंटेम्प्ट के हथियार से अपनी इज़्ज़त नहीं करवाती। अदालतें अपने फ़ैसलों के ज़रिए, आइन की पासदारी के ज़रिए और मॉरल अथॉरिटी से अपनी इज़्ज़त करवाती हैं। अभी भी कुछ नहीं गया। मैं यही कहूँगा कि ये जो सारे मामलात चले हुए हैं, क्या खूबसूरत बात होती अगर चीफ़ जस्टिस साहब ये बात मान लेते
कि वो जो 2 जज साहबान जिन्होंने रज़ाकाराना तौर पर रिक्यूज़ कर दिया, जिनकी एक हिस्ट्री है कि वो कभी मॉनिटरिंग जज रहे हैं, कभी उन्होंने लाहौर में ऐसे फ़ैसले दिए, यहाँ आके ऐसे किए, कुछ मामलात वैसे चल रहे हैं, रेफरेंसेस फाइल हुए हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट बैठ जाए, 13 रुकनी बेंच बिठाएं, वो लार्जर बेंच होगा, वो जो फैसला कर दे वो सारों को कबूल होगा, चाहे वो 90 रोज़ के इंतखाबात का हुक्म हो, चाहे वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकलवाने की बात हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट। मगर इसमें जब आप कहते हैं कि 2 जजेस का, चीफ जस्टिस है तो 8 जजेस से दिखाया कि अगर 15 जजेस हैं तो उसमें से 8 मेरे साथ हैं, हालांकि 17 जजेस होने चाहिए। अब वो नई जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा तो अदालत की तादाद भी नहीं पूरी हो रही। मगर एक और चीज़ है जिस पर आपने कौम से माफ़ी मांगी, अब वो चीज़ वो है कि वो जजेस जो जूनियर थे, जिनके नाम मुस्तरद हो गए थे, आपने अचानक अपनी राय बदली। राय नहीं बदली तो कम से कम वोट बदला, आपकी राय अगर वही थी। जस्टिस फाइज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस सरदार तारिक ने मुखालफत की और तैनाती थी जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन अजहर रिजवी की, जो 8 रुकनी बेंच में शामिल थे। मगर आपने, अटॉर्नी जनरल ने अपना वोट चीफ जस्टिस के नॉमिनीज के हक में दे दिया। आप जब माफ़ी तो मांग रहे हैं, मगर क्यों दिया था, क्या हुआ था? और आप तो ये भी कहते हैं कि आपकी अपनी राय भी ये नहीं थी, तो किसके कहने पर दिया था, क्या हुआ था? देखिए शाहज़ेब साहब, अगर तो वोट होता मेरा आज़म नज़ीर तारड़ का, तो मैं ज़रूर वही करता जो मैंने फ़ैसला कर रखा था, जो मैंने जुलाई में किया था उस वक्त, क्योंकि हुकूमत ने मुझे फ्री हैंड दिया था कि आप अपना डिसीजन करें और आप बार काउंसिल्स की मुशावरत से वोट डालें। मैंने बार लीडर से मुशावरत करके वो जिस मीटिंग के जो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी रिलीज़ की गई थी वो आपके सामने है, यही नॉमिनेशंस थी। दूसरी दफ़ा आपको ख़ुद मालूम है कि जो हालात थे उन दिनों में हुकूमत वक्त ने ये फ़ैसला किया कि जी ये वोट जो है वो उन नॉमिनेशंस के हक़ में देना चाहिए। मैंने उस टाइम पे भी कहा, और ये बात आपको ढकी छुपी नहीं है। जो उस वक्त की अस्करी क़यादत थी वो भी ऑन बोर्ड थे, जो सरबराह थे फ़ौज पाकिस्तान के, और उन्होंने कहा कि ये जो कन्फ्रंटेशन है और तनाव है हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट में, इसको ख़त्म किया जाए। और उन्होंने इसमें काफ़ी गारंटी के साथ ये बात की कि 2 आइनी इदारों में तनाव नहीं होना चाहिए और आप ये मामला जो है इसको सुलझाने की तरफ जाएँ। तो उस बैकग्राउंड में जो वोट था वो हुकूमत ने मुझे हुक्म किया कि जी आपने वोट जो है वो चीफ़ जस्टिस साहब के जो नॉमिनेशंस हैं हमने उनको एग्ज़ामिन किया, आप वोट देंगे। मैंने रजिस्ट किया, लेकिन बाहर कैफ मेरे ख़्याल में मेरी ये अखलाकी ज़िम्मेदारी थी कि मैं वोट जो मुझे, जिन्होंने कैबिनेट का हिस्सा वज़ीर आज़म ने बनाया, और काबीना के ये इज्तमाही फ़ैसले होते हैं, गवर्नमेंट के इज्तमाही फ़ैसले होते हैं, मैं गवर्नमेंट को एम्बैरस करने की बजाय मैंने जाने से पहले उन्हें ऑप्शन दी और रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरा इस्तीफ़ा मैंने दिया हुआ है, आप इसे एक्सेप्ट कर लें और आप किसी और दोस्त की ज़िम्मेदारी लगा दें। लेकिन उन्होंने कहा कि जी नहीं, क्योंकि ये हुकूमती सतह पे एक बात हुई है और हम अदारे के साथ मज़ीद तनाव नहीं चाहते, आप मेहरबानी करें, आप उसके बाद हम ये फ़ैसला करेंगे। मैं उसके बाद दोबारा कैबिनेट में नहीं बैठा हूँ, अनलेस अनटिल के उन सब ने आके मुझे खुद मनाया। सर वो ये ज़ाहिर ये हुआ था, आपने आपका इस्तीफ़ा और ये सारा हुआ था, मगर आपने कहा कि उस वक्त की जो अस्करी क़यादत थी उन्होंने गारंटी के तौर पर कहा, तो ज़ाहिर गारंटी तो फिर कहीं से लेकर कहा होगा ना। तो और ये नॉमिनी थे चीफ जस्टिस साहब के, तो उन्होंने ये कहा था कि जी क्या गारंटी थी, क्या गारंटी लेकर आए थे, क्या कहा था? मैंने शाहज़ेब, मेरे ख़्याल में मैंने सारी वजाहत से बयान किया है। उन्होंने कहा कि ये जो तनाव है हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट में, ये फ़िज़ा मुनासिब नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है, हुकूमत के लिए बेहतर नहीं है, इदारों के लिए बेहतर नहीं है, मुआशी मामलात हैं और बहुत से चैलेंजेस का सामना है। तो आप मुल्क को आगे चलना चाहिए, आप मेहरबानी करें, आप जो महाज राय की कैफियत ना हो जो कि पहले हो गई थी, तो चीफ़ जस्टिस साहब ने बड़ी सोच विचार के बाद नॉमिनेशंस दिए हैं, आप इन पे मेहरबानी करें। मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, मैं आज भी ये बात कर रहा हूँ, अगले रोज़ भी बात की थी कि मैंने टिल लास्ट मोमेंट इसको रजिस्ट किया था और मुझे मासवाए इसके कि मैं इखलाकी तौर पे पाबंद था। मेरा वोट वज़ीर कानून का वोट था, काश वो वोट आज़म नज़ीर तारड़ का होता। मैं जानना चाहूँगा कि जब वो कहते हैं कि इस टेंशन को कम किया जाए, इस तनाव को कम किया जाए, चीफ जस्टिस के नॉमिनी को मान लिया जाए, तो उसके कॉन्सिक्वेंस में कुछ कमिट भी तो कर रहे होंगे ना कि जी आप ये तनाव खत्म कम करेंगे तो आगे से भी क्या होगा, क्या गारंटी थी? ये मेरे ख्याल में दोनों सवाल के जवाब आपके जो हैं ये आला क़यादतें दे सकती हैं।
ये जिनके नाम आए हैं, जो लेने वाले थे और जो देने वाले थे, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। मैं उस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं था। मुझे जितना कन्वे किया गया और कन्विंस करने के लिए जितना कन्वे किया गया, मैंने वो सिद्क़े दिल से आपको बता दिया। इससे अगली बातें जो हैं वो ना मेरे पास हैं, मगर तो मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें पब्लिकली इस तरह से डिस्कस नहीं। ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि अब मसला ये ना कि आप पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से कोई भी चीज़ उठा के देखें कि जी पाकिस्तान में आज ये मसला है, और उसके बाद जब अंदर जाके देखें तो नाम लिखा आता है जनरल बाजवा का। माशाल्लाह से इस मुल्क में अब जितने भी मसाइल हैं पिछले 5-6 साल के, वो जनरल बाजवा साहब की ही तकरीबन देन है, या फिर जनरल फैज़ साहब की देन है। तो ये मसला भी आज पता चल रहा है कि उन्हीं की देन है। तो आपको आपकी मंशा के ख़िलाफ़ आपको रिज़ाइन देना पड़ा, मगर आपको बताया था क़यादत ने कि होगा क्या। आप बेशक बता नहीं रहे कि ये होगा, इसके कॉन्सिक्वेंस में। शाहज़ेब साहब ने आपके सामने बात रख दी है सारी। मेरे ख्याल में आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं कि जो एक तनाव की सिचुएशन थी इदारों में, और वो थी चल रही थी जुलाई से ऑनवर्ड, आपके सामने ही है सारी सूरत हाल। तो गवर्नमेंट ने शायद नेक नीति से उनका मशवरा माना और उन्होंने कहा शायद इस तरह से मामलात सुलझ जाएं और जो बाकी जगह हैं उनकी तरफ तवज्जो की जाए। बाहर क्या वो एक दौर था, गुजर गया, और उसकी वजह से आप सबके सामने है जो अब उसके बाद के इवेंट्स आए। और जहाँ तक ताल्लुक़ है मेरी बार्स का वो सारा मामला, उसमें आपको याद होगा कि उस वक्त भी बार्स ने रेजिस्ट किया और उन्होंने वोट किया था दूसरे जज साहिबान के साथ, और मेरे ख़्याल में उनका ये फ़ैसला दुरुस्त था। आज भी वो कहते हैं कि ये एक रूल्स बनने चाहिए, सीनियरिटी का इशू सेटल होना चाहिए। मैं भी ये समझता हूँ कि ये इशू इसी तरह चलता रहेगा जब तक हम इस मामले को सुलझाएंगे नहीं, और उसका वाहिद हल ये है कि एक दफ़ा जुडिशल कमीशन पूरे को बिठा के रूल्स फ्रेम कर लें, और जो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन है या हाई कोर्ट में इवन एलिवेशन है, उनका एक क्राइटेरिया, बेसिक सा क्राइटेरिया ज़रूर बना दिया जाए। उसमें फिर कमी बेशी जब हो वो कमीशन एग्जामिन किया करे। मतलब क्या तनाव कम करने की दोबारा भी कोशिश हो रही है? कुछ शख्सियात कुछ एक्टिव हुई हैं क्या? कोई मुलाकातें हुई हैं? मेरा ख्याल है अभी तो जो नज़र आ रहा है वही है सारा कुछ, यानी तनाव है। अब तनाव तो नहीं मैं कहूँगा, मैं तो कहूँगा अभी भी गुंजाइश है चीज़ों को दुरुस्त करने की। कि अगर आप इफ़ वी गो बाय बुक, वो कहते तो है ना ये 90 रोज़ लिखा हुआ है। 90 रोज़ तो शाहज़ेब साहब वो हैं जिन्हें गुजरे हुए भी आज काफ़ी दिन गुजर गए हैं, और अगर आप इलेक्शन की बात करें तो वो बहुत जल्द भी हुए, तो वो 14 मई को होंगे। मुझे दूसरी एक बात समझ नहीं आती कि क्या 90 रोज़ का फार्मूला जो है वो सिर्फ पंजाब के लिए है? ये हमारे सामने खैबर पख्तूनख्वा है, उसका मामला भी सामने आया था। खैबर पख्तूनख्वा का मामला फिर सूबे को भेज दिया गया और उन्हें कहा गया कि आप अपने हालात के मुताबिक डेट का तयन करें। वहाँ पे भी 2 रोज़ के बाद असम्बली टूटी थी। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपके जहन में एक बड़ा हैजान बर्पा कर देती हैं, और फिर आप इन सवालों का जवाब ढूंढने निकलते हैं तो आपको बड़े गलत ख्याल आते हैं, बड़ी उल्टी सोच आती है कि ये वाई इन पंजाब और ये क्यों किया जा रहा है। इन सवालों के जवाब ढूंढते हुए आपको अच्छी खासी घुटन महसूस होती है। शुक्रिया। वज़ीर क़ानून की गुफ्तगू आपने सुनी। इससे पहले एक और जज के बारे में राना सनाउल्लाह साहब बता चुके हैं कि जनरल फैज़ ने कहा था। आज वज़ीर क़ानून बता रहे हैं कि जूनियर जजेस की तैनाती के हवाले से तनाव कम करने के लिए जनरल बाजवा ने कहा था, और हुकूमत ने मान भी लिया था। अब हुकूमत भी जवाब दें, जनरल बाजवा भी जवाब दें, और मुल्क की सूरत हाल तो अब आप देख ही रहे हैं। इस कानूनी मसले से कैसे निकला जा सकता है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। पार्लियामेंट ने फैसला कर दिया है। अब वज़ारत ख़ज़ाना और स्टेट बैंक को कल सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा करानी है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, कि अभी भी कोई रास्ता मौजूद है या फिर हुकूमत के लिए ख़तरा बढ़ सकता है। अहमद बिलाल महबूब साहब सदर पिल्डैत हमारे साथ मौजूद है, मुनीफ फारूक साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, इसके अलावा वकील हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब साहब, ज़ाहिर अदालत ने कहा था कि स्टेट बैंक फ़ंड्स एलोकेट करे, जारी करे, वज़ारत ख़ज़ाना भी इस हवाले से इक़दाम करे और बाद में फेडरल गवर्नमेंट पार्लियामेंट से अप्रूवल ले ले। मगर वज़ारत ख़ज़ाना के ज़रिए पहले काबीना, फिर काबीना से पहले ही पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट से पहले ही मना हो गया। अब ये मामला क्या वाकई अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है, या आइनी तौर पर और कानूनी तौर पर महफूज है हुकूमत ये काम करके? देखिए, जो हुकूमत जो ये काम कर रही है वो तो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक कर रही है, कम से कम इस हद तक कि इस फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से जो पैसे निकालने का या उस पर से रिलीज़ करने का इख्तियार है वो सिर्फ वफाकी हुकूमत का है, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। तो इस हद तक तो ये बिल्कुल कानून के मुताबिक है। और ये जो बाद में अप्रूवल लेने की बात है
वो भी इस तरह से उसका रास्ता बंद हो गया था कि जब ये अदालत ने फैसला दिया तो उससे पहले ही ये पार्लियामेंट के अंदर एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे उन्होंने पेश कर दिया था बिल, जिसे स्टैंडिंग कमेटी ने भी और फिर नेशनल असेंबली में भी रिजेक्ट कर दिया था। तो जिस चीज़ को असेंबली पहले रिजेक्ट कर चुकी हो, अब उसका ये कहना कि बाद में उसकी अप्रूवल ले ली जाए, अभी तो सप्लीमेंट्री के तौर पर उसके अखराजात कर लिए जाए, तो ये रास्ता भी उस वक्त बंद हो चुका था। और आज भी यही कैफियत है कि आज भी यही फैसला हुआ है। ये इस हद तक तो ये बात ठीक है, लेकिन ये बात भी अपनी जगह मौजूद है कि इंतखाबात तो अब आइन के मुताबिक होने हैं, तो उसके पैसे भी हुकूमत को देने हैं, तो उसका रास्ता क्या है? बदकिस्मती से हम एक ऐसी कम्प्लेक्सिटी में फंस गए हैं जिसमें रास्ता नजर नहीं आ रहा, जिसमें दोनों कानून की बात कर रहे हैं और दोनों कुछ कुछ कानून से बाहर निकल के अहकामात दे रहे हैं। मुनीर फारूक साहब, अभी भी आपको लगता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पर या काबीना पर एक तलवार लटक रही है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, या जो पार्लियामेंट का सहारा लिया है वो एक कामयाबी से सहारा लेने में कामयाब हुए हैं और ये आईनी तौर पर अपने आप को महफूज किया इन्होंने? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, आम तौर पर कानून के अंदर या आइन के अंदर बहुत से रास्ते मौजूद होते हैं, और जिस तरह एक कॉन्सेप्ट है कि आप लेयरिंग करते हैं, वफाक या हुकूमत लेयरिंग करती है, लेयर करती है, खुद को इंसुलेट करती है कानून से और बचाती है बहुत सारे प्रॉब्लम से खुद को। मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत भी इस वक्त कुछ इस तरह से ही कर रही है। देखिए, एक मौका सुप्रीम कोर्ट के जो आखिरी ऑर्डर था उसके अंदर खुद फराहम कर दिया गया। वो इसलिए कि अगर आप उसको इस जाविये से देखें कि अगर पार्लियामानी अप्रूवल की जरूरत ना होती इन फंड्स के इजरा के लिए, तो पोस्ट फैक्टो अप्रूवल का जिक्र सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के अंदर क्यों किया जाता? अगर तो ये कह दिया जाता कि वज़ीर आज़म का इस्तेकाक है, ये फाइनेंस डिवीजन पैसे जारी कर दे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है उसके लिए जारी होने हैं, इसमें पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के अंदर ये खुद तहरीर किया गया ऑनरेबल जजेस की जानिब से कि आप पोस्ट फैक्टो अप्रूवल ले लीजिए, तो यहाँ पर उनकी वो पोजीशन खुद जेपरडाइज होगी। वो इसलिए, एक वो बात जिसका जिक्र अहमद बिलाल महबूब साहब फरमा चुके हैं कि ऑलरेडी पार्लियामान उसके ऊपर एक कमेटी में गया, वहां से रद्द हो गया। दूसरी बात यहाँ पर ये कि बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रिकॉग्नाइज अपने ऑर्डर में खुद ही कर दिया कि जी आप पैसे जारी कर दें, डायरेक्टली पोस्ट फैक्टो अप्रूवल ले लें। लेकिन सवाल यह है कि अगर पैसे जारी हो जाएं और बाद में कोई अप्रूवल ना मिले तो वो किस खाते में होगी? क्या जो पोस्ट फैक्टो अप्रूवल है वो उसकी कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है? सवाल इस तरह से नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि आज मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने खुद को इंसुलेट किया है काबीना के अंदर आके। आज काबीना ने, जहां तक रिपोर्टिंग हुई है, इसको रद्द नहीं किया, उन्होंने कंसिडर किया और पार्लियामान को भेज दिया। सो टेक्निकली आज वजीर आजम और काबीना जिम्मेदार नहीं है, अब ये पार्लियामान जिम्मेदार है और पार्लियामान ने इसको कसरत राय से वोट करके मुस्तरद कर दिया है। अब यहाँ पर वजीर आजम को आप किस कानून के तहत या किस तरीके के तहत कंटेम्प्ट में धरेंगे? वो तो कहेंगे जी कि ठीक है, बेशक हमारी सेंस पहले मौजूद थी, लेकिन आपके हुक्म के मुताबिक हमने सुप्रीम को, ये वाकई सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसलों के अंदर तहरीर है कि वो अथॉरिटी जिसके पास इस्तेकाक नहीं है कोई काम करने का, किसी भी अदालती फैसले से उसको ये हुक्म नहीं मिल सकता, उसको इख्तियार नहीं मिल सकता कि वो ऐसा काम कर ले। लिहाजा यहाँ पर उन्होंने खुद को इंसुलेट किया है। काबीना ने आज कोई फैसला भी नहीं लिया, रेफर कर दिया पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब पार्लियामान को तो आप, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक पिलर है एक रियासत का, आप उसको तो कंटेम्प्ट में धर नहीं सकते। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा शाहजेब साहब इख्तिसार से कि यहाँ जहां सुप्रीम कोर्ट भी एक्सपीडियंस का मुजाहरा कर रही है, मैं लफ्ज पॉलिटिकल इस्तेमाल नहीं करूंगा अभी तक, लेकिन इसी तरह हुकूमत भी कर रही है, क्योंकि दोनों साइड पर 100% कानून और 100% आइन पर अमल नहीं हो रहा। तो अहमद बिलाल साहब, अब इसमें मसला यह है कि आमतौर पर होता है कि हुकूमत एक बजट देती है, फिर सारा साल में जो मुख्तलिफ हेड्स होते हैं उसमें कहीं कहीं बजट से ऊपर खर्चे हो जाते हैं और बाद में उसका अप्रूवल ले लिया जाता है पार्लियामेंट से। ये एक जनरल प्रैक्टिस है, ये होता रहता है सारे साल में। इसीलिए अदालत ने कहा भी कि जी आप बाद में अप्रूवल ले लीजिएगा। अब इलेक्शन कराना तो एक ड्यूटी है, उसके लिए पहले ही पार्लियामेंट ले जाके उसे मुस्तरद करा देना, क्या कोई कानूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स है? क्या अदालत कल कह नहीं सकती है बराह रास्त कि नहीं जी पैसे आपने जारी करने हैं स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को? देखिए, ये अखलाकी और सियासी तौर पे तो ये बात इस पे एतराज़ हो सकता है, लेकिन कानूनी तौर पे
कानून के अल्फाज में जिस तरह से वो कह रहे हैं कि आइन के अंदर लिखा हुआ है 90 डेज में इलेक्शन कराना, तो इलेक्शन कराना है, इससे आपका रास्ता बाहर नहीं निकल सकते। तो अगर कानून की इसी तरह से लिटरल इंटरप्रिटेशन की जाएगी तो उसके हिसाब से पार्लिमान को भी ये इख्तियार हासिल है कि वो सप्लीमेंट्री ग्रांट का रास्ता इख्तियार करने की बजाय वो पहले ही से पार्लियामेंट से अप्रूवल ले ले। ये सही है कि इसके पास इख्तियार है वफाकी हुकूमत के पास कि वो पार्लियामेंट से इजाज़त लिए बगैर, प्रायर अप्रूवल लिए बगैर वो खर्च कर ले और फिर जब अगले साल का बजट पेश करे तो उस मौके पे सप्लीमेंट्री बजट भी पेश कर दे जिसकी पार्लियामेंट मंजूरी दे दे। ये दुरुस्त है, लेकिन ये इख्तियार है, ये उसकी लाजमी कंपल्शन नहीं है। तो उन्होंने ये चीज़ पेश कर दी पार्लियामेंट में अभी से कि अभी आप मंजूरी दे दे, पार्लियामेंट ने उसकी मंजूरी नहीं दी तो कानूनी तौर पे इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरह हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से 8 रुकनी बेंच बनना भी कोई दुरुस्त तर्ज अमल नहीं था, लेकिन चीफ जस्टिस का इख्तियार है कि उसको बना ले और उसके ऊपर फैसला हो जाए। तो इसी तरह से ये पार्लियामेंट का भी इख्तियार है कि वो इस तरह की चीज़ों के ऊपर पार्लियामेंट के सामने पेश करे। और ये दुरुस्त कह रहे हैं मुनीब के वज़ीर आज़म ने और काबीना ने तो यही पेश किया, रिकमेंडेशन ये थी कि इसको मंजूर किया जाए, मोशन ये थी कि इसको मंजूर कर लिया जाए, लेकिन उनकी यह तहरीक को कबूल नहीं किया ना तो स्टैंडिंग कमेटी ने और ना फिर ये कौमी असम्बली ने, उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो इसलिए ये वज़ीर आज़म और काबीना के खिलाफ तो कोई केस नहीं बन सकता मेरे ख्याल में। तो मुनीब, यहाँ से अब ज़ाहिर ऐसा तो हो नहीं रहा है कि दोनों तरफ से मामला किसी प्रेसिडेंट को फॉलो करते हुए या फिर इस तरीके से आगे बढ़ रहे हों, तो ये तो तवक्को करना मेरा ख्याल है मुश्किल होगा कि कल अदालत कहेगी जी ठीक है पार्लियामान ने कर दिया है तो ठीक है, फिर अब आगे कोई अहकामात नहीं जारी करते। कोई और कानूनी रास्ता निकल सकता है, कोई बराह रास्त अहकामात आ सकते हैं फिर अगर कोई कंटेम्प्ट का रास्ता बंद हो गया है तब भी? शाहजाद साहब, मेरा नहीं ख्याल कि जो मूड या इंटेंट मुझे नजर आ रही है खास तौर पर चीफ जस्टिस साहब की और उनके जो साथी जज साहिबान हैं उनकी, मुझे लगता है कि वो ये भी कर सकते हैं कि बाकायदा तौर पर उसी वक्त समन करें गवर्नर, जो कायम मकाम गवर्नर हैं या जो डिप्टी गवर्नर हैं, उनको बुलाएं और उन्हें कहें कि हम आपको आधे घंटे का वक्त दे रहे हैं, आप ये पैसा जो है ये ट्रांसफर करवाएं इलेक्शन कमीशन के अकाउंट के अंदर या जो भी तरीकाकार होता है। और रिगार्डलेस, क्योंकि ये एक आईनी जिम्मेदारी है और आपने ये करना है, आप रियासत का इदारा है और रियासत के ऊपर पाबंदी है आइन के तहत कि वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन पूरी करे, रिगार्डलेस केस के बारे में आइन क्या कहता है या पार्लियामान क्या कहती है। क्योंकि अगर यहाँ पर 63 डे की अपने तरीके से एप्लीकेशन की जा सकती है, इंटरप्रिटेशन हो सकती है, जहाँ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतनी डिवाइड के बावजूद इस तरह के बेंचेस बन सकते हैं, हम ख्याल जजेस बैठ सकते हैं, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो किसी मामले का सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है वहां पर आइन को तोड़ा मोड़ा जा सकता है और वहां पर मामलात आ सकते हैं। तो ये भी कोई ऐसी बात नहीं है जो कि हम रूल आउट कर सकते हैं। शायद हो सकता है कल ये हो भी जाए। शुक्रिया। कानूनी पहलुओं पर गुफ्तगू आपने सुनी, हुकूमत ने और पार्लियामेंट ने आज फैसला कर लिया है। अब देखते हैं कि कल अदालत क्या फैसला करती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट जमा कराते हैं और अदालत उन्हें क्या अहकामात जारी करती है। आज प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।